जय हिंद साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी यूपी ट्रिपल सी पेट की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए हम लोग लगातार क्लासेस चला रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट बाई टॉप 30 क्वेश्चन डेली करते हैं। आज हम लोग पॉलिटी के बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। ये इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार होंगे और सभी बेहतरीन क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यही कहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पेट के लिए लगातार आप सभी को वो क्लासेस दी जा रही हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। साथ ही पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, तेरा भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ क्या है आप सभी को बताना है। तो देखो क्या है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मतलब क्या है सर, अगर आप ब्रिटेन का संविधान, यूके का संविधान देखते हैं तो वहां पर जो है राष्ट्रपति, यानी कि जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं, वहां पर वो वंशानुगत शासन के अधिकार पर चुने जाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कल को आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि वंशानुगत शासन नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। और किसी भी पद पर आप जा सकते हैं, वहां पर किसी भी पद पर वंशानुगत शासन नहीं है। इसे हम क्या है, हम गणराज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह क्या है? बताना है। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप सभी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, संविधान में प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया। ठीक है, और ये स्वतंत्रताएं ही है। देखिए 5 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं, उन्हीं को आपको क्रम में लगाना है। कौन कौन से क्रम में हो जाएंगे? देखो, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना। तो राइट आंसर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 5 प्रकार की ये क्या है? क्या है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 3 प्रकार की समानता। ठीक है, समानता कितनी प्रकार की? समानता जो है 3 प्रकार की। ठीक है, ये आर्थिक समान, सॉरी, ये क्या है, माफी चाहेंगे, स्वतंत्रता है 3 प्रकार की। क्या है? तो 3 प्रकार के न्याय, सॉरी 3 प्रकार की समानता नहीं, समानता 2 प्रकार के। ठीक है, न्याय है, न्याय 3 प्रकार, आर्थिक, न्यायिक और राजनीतिक, न्याय 3 प्रकार के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन था? सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन था? तो आप सभी को पता होगा, यह बात है 35वें संविधान संशोधन की। क्या बोलेंगे? 35वां संविधान संशोधन था। कब? 1974 में। 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, सिक्किम को भारतीय संघ में सहराज्य के रूप में नामित किया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, 36वां संविधान संशोधन दोस्तों होता है 1975 में, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, तो 22वां राज्य, और सिक्किम फिर कौन सा 22वां राज्य बना। इस क्वेश्चन से राइट आंसर विकल्प तो सी होगा। क्लियर आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर क्या है, राइट आंसर बताना है आप सभी को। कह रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, ये बात है दिसंबर 19 किसकी? दिसंबर 1953 की। 1953, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन? फजल अली बनाए गए थे। क्या बोलेंगे? फजल अली इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। आप सभी को याद रखना है। और उनके साथ 3 अन्य भी सदस्य थे, जिनमें इनके ये पूरी जो समिति थी वो 3 सदस्यों की थी। ठीक है, जिसमें फजल अली थे और आपके एस कुंजरू जी शामिल थे। एच एन, क्या बोलेंगे, एक मिनट दोस्तों, एच एन कुंजरू जी और के एम पनिक्कर जो थे, इन लोगों के साथ इनको आप सभी को याद, 3 लोगों के अध्यक्ष बनाए गए थे राज्य पुनर्गठन आयोग में। ठीक है, दिसंबर 1953 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भाषाई प्रांत समिति जेवीपी समिति में कौन शामिल नहीं था? जेवीपी ये समिति कौन सी है? तो इसमें आप सभी को याद रखना, ये दिसंबर 1948 में इसका देखो, भाषाई प्रांत समिति का जो गठन किया गया था वो कब? 1948 में, दिसंबर 1948 में इस समिति का गठन किया गया था। आप सभी को याद रखना है। इसमें जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल थे, सॉरी माफी चाहेंगे, ये जेबी कृपलानी नहीं, माफी चाहेंगे, ये जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, और जो आपके पी वी हैं, वी से मतलब वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, और पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, क्या भारत में नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? भारत में नया राज्य जो सृजित किया, देखिए कोई भी नया राज्य जो है वो दोस्तों अगर बनाया जाएगा तो उस विधेयक को पारित होना कहां से अनिवार्य है? विधेयक को पारित होना कहां अनिवार्य है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संसद के 2/3 बहुमत से। क्या बोलेंगे? बताना है, संसद में साधारण बहुमत से। संसद में साधारण बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। ठीक है, अगर कोई नया राज्य सृजित करना। अच्छा, तो कोई नया राज्य कैसे बनेगा? देखो होता है, अगर मान लिया आप भारत के अंदर ही, क्या बोलेंगे दोस्तों, भारत के अंदर ही मान लिया, जैसे आंध्र प्रदेश को तोड़कर, क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश को तोड़कर हमने क्या बनाया? तेलंगाना बनाया। ठीक है, तेलंगाना बनाए, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। किसी नए राज्य का सृजन अगर भारत में ही करना है। ठीक है, साथ ही अगर हम
बात करें किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन या किसी नाम में परिवर्तन या उसकी सीमा इधर उधर मतलब कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, दो राज्यों को एक करेंगे, एक राज्यों को दो करेंगे, तो ये सब आर्टिकल अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन अगर जैसे हमने सिक्किम में सहराज्य लिया था या अनुच्छेद 2 अंतर्गत, कहीं हमने बाहर से अगर कोई दूसरे देश से अपनी देश में अगर किसी राज्य या किसी क्षेत्र को शामिल करते हैं तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य को बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से 3 उपकरण है? कोई देखो विद्यमान राज्य होता है, राज्य की सीमा को परिवर्तित करने के लिए मैंने क्या बोला, अभी मैंने क्या बोला, राज्य की जो सीमा होती है, सीमा को परिवर्तित करने के लिए बनाने की दृष्टि से 3 उपकरण की आवश्यकता, वो कौन कौन से उपकरण होते हैं आप सभी को ये बात बतानी है। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, राष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधानमंडल। मतलब जिस राज्य के बारे में ये उपबंध है उससे थोड़ा उपबंध है, और मेन इसमें जो होता है मेन संसद का रोल होता है, मेन संसद का रोल। और संसद जब दोस्तों विधेयक पारित होता है तो वो तो भाई राष्ट्रपति के पास जाता ही जाता है, ठीक है। और राज्य विधानमंडल जहां से ये संबंधित होता है, ठीक है। चलो पॉलिटी के बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको 110% यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये देखो राज्यों की जो राज्य हैं इनको मतलब कब स्थापना हुई इससे संबंधित है और आपको बताना है इन राज्यों की स्थापना कब हुई, ठीक है। कुछ राज्य मैं भी आप सभी को देता हूं, देखो गुजरात दे दिया गया, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ये तो आप सभी को पता होगा। नागालैंड एग्जाम में बहुत बार आया है, नागालैंड आप सभी को बताना, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड की स्थापना कब हुई। गोवा एक बार बहुत आया है, गोवा भी एग्जाम में बहुत आता है, इसकी बताना है, ठीक है। बाकी आप सभी को बताओ, त्रिपुरा बता दीजिए, चलो त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा भी बता देना है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे गुजरात, गुजरात ये आपका 1956 ना होकर 1960 है, ये आपका सुमेलित है, बल्कि गुजरात कब है 1960, गुजरात कब है 1960 में, और गुजरात आप सभी को ये बात याद रखनी है, ठीक है। अगर बात करेंगे नागालैंड की तो 1963, नागालैंड कब बना था 1963 में बना था। गोवा कब बना था, बहुत बार एग्जाम में है, तो गोवा 1987, क्या बोलेंगे 1987। गोवा के साथ कोई और राज्य 1987 में बने, जी बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश क्या बोलेंगे एपी, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मिजोरम क्या बोलेंगे मिजोरम, ये भी कब बने थे, मिजोरम ये भी 1987 में बने, ठीक है। त्रिपुरा, त्रिपुरा बोलेंगे, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, क्या बोलेंगे त्रिपुरा, मणिपुर, मणिपुर और मेघालय, क्या बोलेंगे दोस्तों मेघालय, ये कब बने, तो आप कहेंगे 1972, 1972 में, ठीक है। और 75 में सिक्किम तो अभी आपने देखा है, ठीक है। और गुजरात 1960 में, हिमाचल प्रदेश 1971, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तराखंड और झारखंड, क्या बोलेंगे झारखंड, ये कब बने 2000 में बने, ठीक है। हरियाणा 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष किया गया, बताएंगे। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया वो किस कब किया गया, तो आप सभी को पता होगा 1 अक्टूबर 1953, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं, बताना है कि जब आंध्र प्रदेश का गठन किया गया उस वक्त इसकी राजधानी क्या थी, तो आप सभी को इसकी राजधानी कुरनूल थी, क्या बोलेंगे दोस्तों कुरनूल, क्या बोलेंगे कुरनूल, ठीक है। कुरनूल इसकी राजधानी थी आंध्र प्रदेश की, ये बात आप सभी को याद रखना है। 1 अक्टूबर 1953 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। करा फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया, फजल अली पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया, मैंने अभी बताया, क्या बोलेगा अभी मैंने बताया था कब भाई 1953 में, दिसंबर 1953 में। 3 अध्यक्ष थे, फजल अली थे और के कुंजरू थे और कौन पडिक्कर जी थे, ठीक है। 3 सदस्य इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्या 7वें संविधान संशोधन 1956 के समय संपूर्ण देश को कितने 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 राज्यों कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था, एक बार नहीं 10 बार एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, उम्मीद है आप सभी को पता होगा। 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे विभक्त किया गया था। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्या निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही आप सभी को बताना है, कौन सा एक सही है। अधिकार नागरिक के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं, मूल अधिकारों की बात कर रहा है अधिकार, ठीक है। वे विशेषाधिकार हैं जो राज्य के संविधान में समय, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, बिल्कुल सही। सी क्या है, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे कौन से हो जाएंगे भाई 1900, मतलब ऑप्शन नंबर सी। मूल अधिकारों के बारे में आप सभी को पता होगा। भाग की अगर बात करें, भाग 3 में इनका वर्णन है। अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 तक इनका वर्णन है। कहां से लिए गए, अमेरिका से इनको ग्रहण किया गया, ये बातें आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। क्या भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में आचरण का निषेध भी करता है, राइट आंसर क्या होगा, रटा होगा आप सभी को। अस्पृश्यता उन्मूलन किसमें रखा गया, विकल्प उत्तर 17, विकल्प के अनुच्छेद 17 में। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, क्या बोलेंगे दोस्तों उपाधियों का अंत किसमें है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। 16 में क्या है, 16 में तो क्या बोलेंगे 16 आप सभी को पता है लोक नियोजन, जो नौकरी वगैरह लोक नियोजन के अवसर की क्षमता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, ठीक है। 15 क्या है, धर्म मूल जाति वंश के आधार पर प्रतिषेध नहीं किया जाएगा, विभेद का प्रतिषेध, ठीक है। मतलब विभेद जो है वो नहीं किया जाएगा, उनका प्रतिषेध है। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर सी होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप
सभी को पता होगा अनुच्छेद 32 को किसने, अंबेडकर जी ने, बी आर अंबेडकर जी ने, क्या बोलेगा, बी आर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। क्या है, आत्मा कहा है कि ना, किसे, अनुच्छेद 32 को। अच्छा, एक बात और भी याद रखें, इसी के तरीके से सुप्रीम कोर्ट, कौन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिटें जारी करते हैं। अच्छा, एक और भी याद रखना, अगर हाई कोर्ट पूछा जाए तो क्या, कितने प्रकार की, 226, अनुच्छेद 226 के अनुसार रिटें जारी करती है। तो क्या बोलेंगे, इनका संरक्षण करता संसद नहीं भाई साहब, गलत करें, न्यायपालिका को। संरक्षण इनका कौन है, न्यायपालिका है, ठीक है, न्यायपालिका इनका संरक्षण देती है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के अनुसार 5 प्रकार की रिटें जारी की है अगर आपका हनन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरा संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है। क्या बोलेंगे, कहने का मतलब यह है, देखो मौलिक अधिकार जो नागरिकों के मूल अधिकार है, ये तो आप सभी को पता है, जो मौलिक अधिकार है वो नागरिकों क्या है, मूल अधिकार है, ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि सामान्य परिस्थितियों में नागरिकों को प्रदत्त जो मूल अधिकार है उनको नहीं छीना जा सकता। यह संविधान के मूल ढांचे का भी अंग है, जो मतलब जो आपके मूल अधिकार हैं ये क्या है, ये मूल ढांचे के अंतर्गत भी आते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय तथा 25 के सर्वोच्च न्यायालय भी क्या करता है, ये रिटें जारी करता है। ये बात आप सभी को पता होनी है, ठीक है। चलो, कह रहा है, देखो ये अनुच्छेद 25 की बात की जाए तो देखो इसमें धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, ये स्वतंत्रता, स्वतंत्र लिखा है, स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के अधीन है, लेकिन मानववाद के अधीन नहीं होता, ठीक है। देखो स्वास्थ्य के अंतर्गत आएगा धर्म की स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था है, सदाचार, लेकिन मानववाद के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ठीक है, आप सभी को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्या भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता केवल, देखो आप सभी ने पढ़ा होगा, देखो मूल अधिकार कभी भी नहीं छीने जा सकते, क्योंकि ये मतलब किसके मूल अंग के अंतर्गत आते हैं। इनमें अगर आपका हनन होता है तो आप न्यायालय भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया, जब आपातकाल की स्थिति होती है, क्या बोलेंगे दोस्तों, जब आपातकाल की स्थिति होती है तो आपातकाल की स्थिति में इनके क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के द्वारा इनको छीना जा सकता है, ठीक है। और कौन से दो छोड़ दिए जाते हैं, कौन कौन से दो हैं भाई साहब, 20 और 21, क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी, 20 क्या है, अपराध अगर आप पर कोई लगता है तो उसको आप सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध अपराध सिद्ध के विषय में आप संरक्षण कर सकते हैं, और 21 से प्राण एवं देह स्वतंत्रता मतलब जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार केवल भारतीयों को दिया जाता है, कौन सा एक मूल अधिकार है केवल भारतीयों को दिया जाता है, तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि अनुच्छेद 19 बोलने का अधिकार है, जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत 6 और भी स्वतंत्रताएं शामिल की गई, क्या बोलेंगे, 6 और भी स्वतंत्रताएं शामिल की गई हैं। क्लियर आप सभी को, ये सिर्फ भारत के नागरिकों को दिया जाता है। नेक्स्ट आपका ये रहा, क्या भारतीय संविधान केवल मान्यता देता है, तो क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन आपको रटा होगा। अनुच्छेद, देखो अल्पसंख्यकों की बात करें तो अनुच्छेद 29, क्या बोलेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में, सॉरी 20 लिख दिया है, अनुच्छेद 29 में कहा गया है, जो अनुच्छेद 29 है इसमें अल्पसंख्यकों से रिलेटेड, और 29-30 में अल्पसंख्यकों से रिलेटेड, ये मूल अधिकार दो बात किए गए हैं। तो भारतीय संविधान जो है दोस्तों आप सभी को याद रखना है, ये सिर्फ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, क्या बोलेंगे, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। सी क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, सी जो है वो राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला दोस्तों ये रहा, क्या है, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, देखिए अनुच्छेद आर्टिकल 22 के अंतर्गत ये प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। किसमें दोस्तों, आर्टिकल 22 के अंतर्गत, आर्टिकल 22 के अंतर्गत आपको ये प्रावधान देखने को मिलता है। और कितने दिन तक, बिल्कुल सही, 3 माह तक, क्या बोलेंगे दोस्तों, 3 माह तक बंदी बनाए बिना, मतलब एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने माह तक, 3 माह तक रखा जा सकता है। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये रहा अगला, क्या है, अनुच्छेद 15 का ए निषेध करता है कि राज्य नागरिकों के साथ केवल निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करे। तो मैंने अभी बताया, धर्म, मूल, जाति, वंश, आधार, लिंग के जो जन्म स्थान, इनके से कोई भी जो विभेद का प्रतिषेध माना गया। तो क्या होना, धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि इनमें से कोई भी हो, इनमें से कोई भी हो, इससे क्या करेंगे, विभेद है, ठीक है, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमिलित है, अपराध के लिए दोष सद्य के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21, निरोध गिरफ्तारी संरक्षण अनुच्छेद 32, मानव दुष्प्रभाव एवं बालाश्रम 24। तो बताना है कौन सा इसमें से सुमिलित नहीं है, आप सभी को बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप सभी के एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका 24, ये क्वेश्चन गलत है। तो क्यों भैया ये गलत क्यों, जो मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम ही आपका 23 में रखा गया, किसमें, 23 में। फिर 24 में क्या है, 24 में कारखानों आदि में बालकों का संबंध, किसमें, कारखानों से संबंधित, जो कारखाने होते हैं उनसे संबंधित जो बालक होते हैं उनसे संबंधित प्रावधान 24 में किए गए हैं, ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब अगला ये रहा, क्या भारत के संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। दोस्तों पॉलिटी का पहला जो वीडियो लिया था उसको देख लो, 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें भी करवाए थे, उसको आप देख लें, मैं गारंटी लेता हूं अगर आप हमारे सभी पॉलिटी हिस्ट्री जो मैं टॉपिक बाई करवा रहा हूं, ये आप सभी क्लास देख लेते तो कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं
उसी तरीके से आप सभी को करवा भी रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो क्या बोलेंगे? नीति निर्देशक तत्व करता है। कौन दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व करता है। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व ये हमारे संविधान में कहाँ पर? तो क्या भाग 4 में। क्या बोलेंगे दोस्तों? भाग 4 में इनका प्रावधान है। और अगर आर्टिकल की बात करना, अनुच्छेद या अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका प्रावधान किया गया। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। क्या बोलेंगे? आयरलैंड से इनको हमने प्रावधान को लिया है। ठीक है, ये बातें आप सभी को उम्मीद है क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा। कह रहा भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण हमें किसके व्यवस्थित है? कहाँ देखने को मिलता है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण बोलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। तो ये आपको अनुच्छेद 50 के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगर आपने पढ़ा होगा नीति निर्देशक तत्व, और अभी मैंने क्या बोला 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, तो अनुच्छेद 50 भी आपका नीति निर्देशक तत्व में आएगा। क्लियर आप सभी को? नेक्स्ट रहा, ये रहा। कह रहा ये अनुच्छेद दिए गए, इनको मिलान करना। ये एग्जाम में कई बार, एक बार नहीं 10 बार एग्जाम में छपते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए। अनुच्छेद 40 ये सभी डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। 36 से 51। ठीक है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है। 41 में काम पाने का अधिकार है। 44 में समान सिविल संहिता है। ठीक है, 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन। क्या बोलेंगे? 48 में तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए। 48 में क्या है आपका? 48 में है यही, क्या नाम इसका? कृषि और पशुपालन संगठन 48 के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, क्लियर आप सभी को? अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों, ये रहा। कह रहा संविधान के निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? संविधान में किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के बताना है। देखो हम अगर बात करेंगे तो 39 का चा अगर आपने पढ़ा, क्या बोलेंगे? 39 का चा। देखो 39 का चा ये बाद में जोड़ा गया, मूल संविधान में नहीं था, क्योंकि चा खा लग जाए तो आप आबासा लग जाए तो आप समझ लेना बाद में जोड़ेगा। ठीक है, देखो 39 के चा जोड़ा गया, जिसमें बालकों के शोषण के लिए रक्षा तथा स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित रखने के संबंधी प्रावधान जोड़े गए थे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? 1 2 3। दलितों से अब संबंधित अभी प्रावधान हमारे नहीं, बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों से संबंधित प्रावधान की बात की जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, देखो अनुच्छेद जो 46 है उसमें अनुसूचित जातियों से संबंधित है। अनुच्छेद 39 के ई में स्त्रियों और बच्चों से संबंधित। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा भारत में संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिव्यक्ति कहाँ का उल्लेख किया गया? आपने अगर सुना होगा अनुच्छेद 51। क्या बोलेंगे? अनुच्छेद 51 पढ़ा होगा, तो यहाँ पर अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए बात की गई, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब। अगला ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? क्या बोलेंगे? कौन सा राज्य? देखिए जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये बाध्यकारी पहली बात नहीं, क्योंकि ये राज्यों को दे रहे थे कि ऐसा करना, राज्यों को ऐसा करना चाहिए। ठीक है, अच्छा नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, तो कहेंगे एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। धार्मिक राज्य की स्थापना करना भारत में कहीं भी इसका प्रावधान नहीं है, बल्कि जो भारत देश है एक धर्मनिरपेक्ष देश की व्यवस्था है, मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, अगला क्या रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किसके कदमों हेतु परामर्श देता है? तो अभी बता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, नगर पालिका में लिख रहा हूँ, ग्राम पंचायतों का गठन, समान सिविल संहिता 1944। कमेंट बॉक्स में आप सभी को ये बताना है कि समान सिविल संहिता लागू करने वाला एकमात्र देश गोवा है, आप सभी को पता होगा। लेकिन अभी हाल ही में इससे संबंधित क्वेश्चन ये है आपका कि समान सिविल संहिता से अभी हाल ही में संबंधित एक समिति बनाई गई है, जिसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो रंजना देसाई को बनाया गया था। ये किस राज्य ने बनाई है? ठीक है, ये किस राज्य के द्वारा बनाई गई? हालांकि बहुत पूरी तरीके से संसद के द्वारा भी स्वीकृत उसको नहीं मिली, मतलब राज्य के द्वारा स्वीकृत नहीं मिली, लेकिन उन्होंने इस प्रावधान के लिए समिति बनाई थी। वो किस राज्य ने बनाई थी? कमेंट बॉक्स में आप सभी को ये बात बतानी है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो क्या होता है इसमें, समान नागरिक संहिता में पढ़ लिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से। देखो कह रहा प्रत्येक राज्य भारतीय को नागरिक का प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है। नहीं, अब तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो डीपीएसपी में अनुच्छेद 44 डीपीएस में तो मूल अधिकार तो हो ही नहीं सकता। समझो क्या है, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए सुनिश्चित करने के हेतु राज्य प्रयास, मतलब भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने का राज्य प्रयास करें। राज्य क्या करें? इसे सुनिश्चित करवाएं कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, बिल्कुल सही है। यह न्यायालय में आप इसको ले जा नहीं सकते, बाध्यकारी नहीं है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तब भी संविधान में यह अपेक्षा है कि सिद्धांत के तौर पर हमेशा देश में शासन में मूलभूत बना रहे। ठीक है, यह भी बात है, लेकिन यह नागरिकों के मूल अधिकार नहीं है। यही आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर आप सभी को? चलो तो दोस्तों यही तक हमारे आज के क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने किए हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर हर प्रकार के वीडियो आप सभी को दिए जा रहे हैं यूपी ट्रिपल पेट के लिए, और शानदार वीडियो है। उम्मीद है आप सभी को ये क्लासेस स्टैटिक जीके के भी हम लोग कर रहे हैं, तो यानी कि टॉपिक वाइज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप सभी को क्लास समझ में आ रही होगी, ठीक है। और क्लास समझ में आ रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर बनता है। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आप तक सभी क्लासेस हमारी पहुंचती रहे, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन बेहतरीन लगे हो, पसंद आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले हर नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।